हाँ सर, आ जाओ। चलो सर, चैप्टर 4 का रिवीजन करते हैं। अ वेरी गुड चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, एंड वी विल रिवाइज एज सुन एज पॉसिबल। चैप्टर 4 क्या है सर? इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, तीन अलग अलग चीजों के बारे में बात करता है। सेक्शन 206 से शुरू होता है और सेक्शन 209 तक ये सेक्शन जाता है, चैप्टर जाता है। सेक्शन 206 क्या है सर? सबसे पहले हम अपने नोट्स में वो चार्ट्स खोल लो जो हमने क्लास में बनाए थे, और उसमें फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। सेक्शन 206, 7, 8, 9, जो 206 से लेकर के 9 है वो इंस्पेक्शन और इंक्वायरी के बारे में बात करता है। 206 gives the power to ROC to call for information, inspect the books, or to conduct inquiry on the basis of scrutiny of any document available or any information received by the ROC. If ROC is of the opinion कि further information, explanation or documents are required, it may by written notice require the company to furnish such information and produce such document. मतलब उसको लगता है चाहिए तो वो मंगवा लेगा सर, और जो टाइम पीरियड होगा वो बता देगा कितने समय में देना है। अब सर, जब एक बार नोटिस चला गया कंपनी के पास, तो कंपनी के सारे ऑफिसर्स कंसर्न्ड और कंपनी खुद, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन फर्निश करें और जो डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रोड्यूस करके दे। पर सर एक बात बताओ, क्या पुराना किसी एम्प्लॉय जो आज कंपनी में नहीं है, क्या उसको भी आप बोल सकते हो डॉक्यूमेंट्स फर्निश कर? हाँ सर, जो पास्ट एम्प्लॉइज है ना, पास्ट एम्प्लॉइज, इफ दे यू स्पेसिफिकली सर्व अ रिटन नोटिस ऑन देम, यू कैन आस्क देम टू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज on receipt, and what is written provided that where any information or explanation relates to past period, the officer who was employee in such past period shall also furnish information or explanation to the best of their knowledge only if called upon by ROC by way of such notice served in writing. अगर ROC अलग से नोटिस भेजता है तो सर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है उनको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। अब सर आपने नोटिस भेज दिया, उन्होंने इंफॉर्मेशन देना था, क्या किया सर? अब उन्होंने या तो इंफॉर्मेशन नहीं दिया, no information or explanation was furnished within the specified time, or whatever they furnished was inadequate, or on the scrutiny of the document furnished, the registrar is satisfied about what? That unsatisfactory states exist in the company, or that the books does not disclose fair statement. अगर कुछ तो भी गड़बड़ है, दया वाला फील आ रहा है, किसको किसको फील आ रहा है सर? अगर आरओसी को फील आ रहा है तो आरओसी एक और रिटन नोटिस देगा, और इस बार डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगा सर, इस बार पूरा का पूरा आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बुक्स एंड पेपर प्रोड्यूस करने बोलेगा। ROC may by another written notice call the company to produce books of accounts or books of paper at such time as may be required. Now sir, apart ये हो गया inquiry, inspection of the books of accounts. उसके अलावा sir, where the ROC is satisfied based on information available with it or any representation made by any person, if the ROC is satisfied, what is ROC satisfied? That the business is being conducted in a fraudulent or unlawful purpose, or not in compliance with this act, or that the grievances of investors are not redressed. Sir, दो चीजों के बारे में satisfied है क्या? Business is being carried on for fraudulent or unlawful purpose, and second, not in the compliance with the act, or that the grievances of investors are not addressed, तो वो क्या करेगा सर? इस बार ना आपका इंक्वायरी शुरू हो जाएगा, आपकी कंपनी पे इंक्वायरी बैठ जाएगा। इंक्वायरी बैठने के तीन स्टेप सर। पहला, आप इन्फॉर्म करो कंपनी को जो एलिगेशन है उसके अगेंस्ट। दूसरा, रिक्वायर फर्निशिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन रिटन इन द ऑर्डर। तीसरा, कॉल फॉर सच इंक्वायरी एज इट मे डीम फिट। नाउ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो आरओसी का पावर था, इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्शन इंक्वायरी कैरी आउट कर सकता है थ्रू आरओसी और थ्रू एनी इंस्पेक्टर इफ दी सर्कमस्टांसेस सो वारंट। अब सर, अगर एक बंदा इस ऑफिसर इन डिफॉल्ट अगर फ्रॉड के लिए पकड़ाया जाता है ना, ही विल बी लायबल अंडर सेक्शन 447। और सर इतना ही नहीं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे ना तो इंक्वायरी तो कर ही सकता है, साथ में इंस्पेक्शन भी कर सकता है, लेकिन इंस्पेक्शन करने के लिए वो एक इंस्पेक्टर अपॉइंट कर लेगा। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर ऑथराइज एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जैसे मैंने आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी बोला था, उनको भी बोल सकता है भैया मैं नहीं करूंगा, तुम इंस्पेक्शन कर लो। और सर, अगर आप इस सेक्शन में डिफॉल्ट करते हो तो पनिशमेंट क्या होगा? कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट शेल बी लायबल फॉर 1 लाख रुपीज प्लस एडिशनल फाइन ऑफ 500 रुपीज पर डे आफ्टर द फर्स्ट। ठीक है सर। सेक्शन 207 कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी और इंस्पेक्शन, आपने बोल तो दिया करेंगे, लेकिन कैसे करोगे सर? तो इसमें इन्होंने दो बात की है। पहला, पावर ऑफ द इंस्पेक्टर, दूसरा ड्यूटीज ऑफ द कंपनी एंड द ऑफिसर कंसर्न। पहला, पावर ऑफ द इंस्पेक्टर क्या है सर? दो तो बेसिक पावर है जो रट लो। पहला क्या है सर? मेक कॉपीज, जो भी वो उसके पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे उसका कॉपीज ले सकता है। दूसरा, प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एज अ टोकन ऑफ इंस्पेक्शन, प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एज अ टोकन ऑफ इंस्पेक्शन। और सर उसके अलावा हर वो पावर होगा विच इज वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट। सर पावर क्या वेस्टेड है सिविल कोर्ट में? पीएओआई बोल लो,
आईपीओ बोल लो, अडानी आईपीओ बोल लो, जो तुमको बोलना है। पहला क्या है सर, एनफोर्स डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। दूसरा, एनफोर्स समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड देन एग्जामिनेशन ऑन ओथ। और फोर्थ सर, इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स रजिस्टर्ड एट सच टाइम और प्लेस एज इट में डीम फिट। ये किसके पावर्स हो गए सर? पावर एज में बी वेस्टेड इन द सिविल कोड। ये सेम पावर हमने इस सेक्शन के अंडर इंस्पेक्टर को दिया है। तो सर 207 सेक्शन इंस्पेक्टर के पावर के बारे में बात करता है। एक और सेक्शन है सर इंस्पेक्टर के पावर के बारे में जो बात करता है, आज ही पढ़े थे दोस्तों। उसके अलावा सर ड्यूटीज ऑफ द कंपनी क्या होगी? कंपनी की ड्यूटी क्या होगी? टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट्स। जो भी कंपनी की ड्यूटी मतलब क्या सर? ड्यूटी ऑफ एवरी डायरेक्टर, ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉइज, उनकी ड्यूटी ये होगी कि जो इन्फॉर्मेशन मांगा है वो दो, जो डॉक्यूमेंट्स मांगा है वो प्रोड्यूस करो, और जो भी उनको असिस्टेंस चाहिए वो दो विद रिस्पेक्ट टू द आरओसी और टू द इंस्पेक्टर। अब सर सुनो, अगर डायरेक्टर या कोई ऑफिसर कंसर्न्ड इस सेक्शन के अंडर अगर कंप्लाई नहीं करते हैं ना, अगर डेटा नहीं देते हैं ना, तो उन पे पेनल्टी लगेगी। सर कितनी पेनल्टी लगेगी? तो सर लॉ ने बोला क्या पता है? पेनल्टी, वेरी इंपॉर्टेंट पेनल्टी, द पेनल्टी वुड बी imprisonment up to 1 year and fine of 25,000 rupees to 1 lakh rupees। एंड आ गया उसके साथ साथ सर वेकेशन अलग होगा, डिस्क्वालिफिकेशन अलग होगा। सर कितने साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन होगा? बोलो, तुम लोग बोलो ना, कमेंट करके बोलो ना, कितने साल में डिस्क्वालिफिकेशन होगा? बोलो सर। फॉर एवर डिस्क्वालिफाइड, कोई 5 साल 7 साल 10 साल नहीं लिखा है, फॉर एवर डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। अब सर सेक्शन 208 क्या है? एक बार इंस्पेक्टर जब इंस्पेक्शन कर लेगा या फिर जब एक बार आरओसी इंस्पेक्शन कर लेगा, उसके बाद उनको एक रिपोर्ट बना के आरओसी को देना पड़ेगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट में वो ये मेंशन कर सकते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन मे बी नीडेड। और अगर आप बोल रहे हो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है तो आपको रीजन बताना पड़ेगा। सर सेक्शन 209 सर्च एंड सीजर, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्च एंड सीजर क्या होता है सर? सर्च एंड सीजर क्या होता है? सर्च एंड सीजर मतलब क्या? अगर आरओसी या इंस्पेक्टर को ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन उसको ऐसा लग रहा है दैट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन हिज पोजीशन और अदरवाइज इफ द इंस्पेक्टर हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, किसका सर? बुक्स का, कंपनी का, मैनेजिंग पर्सन का, डायरेक्टर का, ऑडिटर का, सीएसएन प्रैक्टिसेस का, इन लोगों का बुक्स ऑफ अकाउंट्स डैम एफएस हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, ऑल्टर, म्यूटिलेटेड, फाइनेंशियल, फॉल्सिफाइड, सीक्रेटेड। अगर डैम एफएस हो जाएगा तो ही हैज द पावर आफ्टर द प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेशल कोर्ट, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेशल कोर्ट टू एंटर, सर्च एंड सीज। एंटर करेगा सर विद असिस्टेंट, सर्च ऑल द प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट एंड सीज सच प्लेसेस। अब सर जब आप सीज करोगे कितने समय तक अपने पास रखोगे? 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच सीजर। आफ्टर द 188th day you will have to return such books of accounts and before returning you can take copies or place identification marks as a token of inspection। आप इंस्पेक्शन के हिसाब से टोकन उसमें थप्पा लगा सकते हो सर। ये था 209 तक इंस्पेक्शन और इंक्वायरी के बारे में। अब आ जाओ सर इन्वेस्टिगेशन के चार्ट में, हु कैन डू इन्वेस्टिगेशन एंड व्हेन। अब हम इन्वेस्टिगेशन देखेंगे सर। पहला 210 में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करेगा। कब करेगा सर सेंट्रल गवर्नमेंट? वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट। क्यों ऐसा लग रहा है सर सेंट्रल गवर्नमेंट को? 3 केसेस हो सकते हैं। एक बार आंखें बंद करो। रिपोर्ट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 208 जो अभी अपन ने देखा। दूसरा, इफ अ कंपनी बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशंस इंटिमेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी बी इन्वेस्टिगेटेड। और तीसरा अगर उसको लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में है, इन दीज 3 केसेस द सेंट्रल गवर्नमेंट विल व्हाट? ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन एंड वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स एन इन्वेस्टिगेशन इट विल हैव टू अपॉइंट inspector। Now sir, central government orders investigation or tribunal, we don't know, the inspector will be appointed by central government only। आगे 213 में जब ट्राइब्यूनल भी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करता है ना, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है। अब सर दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 213 पढ़ते हैं। 213 क्या है सर? 213 ट्राइब्यूनल के थ्रू इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करता है। अब सर ट्राइब्यूनल इन्वेस्टिगेशन कब करेगा? ट्राइब्यूनल इन्वेस्टिगेशन 2 केसेस में कर सकता है, या तो उसको मेंबर्स ने एप्लीकेशन भेजा है या फिर दुनिया में किसी भी पर्सन ने एप्लीकेशन भेजा है। अगर मेंबर्स ने भेजा है तो कितने मेंबर्स ने भेजा है सर? डिपेंड करता है शेयर कैपिटल है कि कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है। अगर कंपनी विद शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर, विच एवर इज लोअर हायर मत बोलना भाई। कितने लोग भेजेंगे? नॉट लेस देन 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर एज द केस में बी। और अगर सर शेयर कैपिटल है तो नॉट लेस देन 1/5 ऑफ सच नंबर ऑफ मेंबर्स हुज नेम अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ये हो गया सर तब जब मेंबर्स है। अब क्या सर जब मेंबर्स नहीं है, अगर एक कंपनी में अगर मेंबर्स हैं लेकिन मेंबर्स अगर एप्लीकेशन नहीं दे रहे, कोई और पर्सन दे रहा है, हाँ तो अगर कोई और पर्सन दे रहा है ना, तब भी ट्राइब्यूनल एप्लीकेशन इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है अगर चारों में से कोई एक केस में फॉल करता है। कौन से 4 केस सर? पहला, जो बिजनेस है इज बीइंग कंडक्टेड विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स
The business is being conducted with an intent to defraud the creditors or members. किसी को फ्रॉड करने की बात कर रहे हो for a fraudulent or unlawful purpose or in a manner oppressive to the member. अगर ये तीनों में से किसी भी तरीके से बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, या फिर सर जो कंपनी है ना वो फॉर्म ही हुआ है फ्रॉडलेंट या अनलॉफुल पर्पस के लिए, तीसरा जो पर्सन कंसर्न है ना विद द फॉर्मेशन और मैनेजमेंट वो खुद गिल्टी है सर किसी ना किसी फ्रॉड के, मिसफिएशंस के या मिसकंडक्ट के, और सर फोर्थ मेंबर्स को वो सारे डिटेल्स नहीं दिए जा रहे हैं जो मेंबर्स को दिए जाने चाहिए. अगर इन ग्राउंड्स पे कोई भी एप्लीकेशन फाइल करता है ना, तो अगर ट्राइब्यूनल को ठीक लगता है कि हाँ भैया इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो ऑर्डर पास कर देगा इन्वेस्टिगेशन का. हाउएवर प्रायर टू सच ऑर्डर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हैज टू बी गिवन. रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हैज टू बी गिवन. अब सर अगर जहां ट्राइब्यूनल ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर दिया, वहां ट्राइब्यूनल को इंस्पेक्टर भी अपॉइंट करना पड़ेगा. वहां ट्राइब्यूनल इंस्पेक्टर भी अपॉइंट कर देगा. ठीक है, हाँ सर आप बोल रहे हो तो ठीक ही होगा. नहीं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा ना भाई मेरे इंस्पेक्टर. ट्राइब्यूनल क्यों इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा? और सर कोई अगर डायरेक्टर या कोई भी इंसान अगर फ्रॉड के लिए पाया जाता है तो वो सेक्शन 447 में लायबल होगा. सर 447 क्या है? मत पूछो सर, रहने दो, बहुत दुख होता है. सर 447 क्या है? 447 की लिमिट क्या है? 447 की लिमिट है एटलीस्ट 10 लाख रुपीस और 1% ऑफ द टर्नओवर. अगर इससे ज्यादा का फ्रॉड है और पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इससे ज्यादा का फ्रॉड है और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, द पेनल्टी विल बी 3 years to 10 years ऑफ जेल एंड फाइन कितना? अमाउंट ऑफ फ्रॉड टू 3 times द अमाउंट ऑफ द फ्रॉड. लेकिन सर अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो 6 months to 10 years ऑफ जेल एंड फाइन अमाउंट ऑफ फ्रॉड टू 3 times द अमाउंट ऑफ द फ्रॉड. लेकिन सर अगर लिमिट से कम है तो जेल up to 5 years और imprisonment और फाइन up to 50 लाख रुपीस और बोथ. सर ये कहां लिखा है आपके नोट्स में? मेरे नोट्स में आगे कहीं पेज नंबर 92 94 में मिसलेनियस के चैप्टर्स के साथ लिखा हुआ है 447 का फ्रॉड. सर सेक्शन 211. अब सर सेक्शन 211 और सेक्शन 212 पढ़ते हैं. 211 और 212 जो है एसएफआईओ के बारे में बात करता है. 210 में एसएफआईओ का एस्टैब्लिशमेंट होगा. कौन करेगा सर? सेंट्रल गवर्नमेंट एक डायरेक्टर बैठा देगा एसएफआईओ में. डायरेक्टर ऑफ एसएफआईओ वो ज्वाइंट सेक्रेटरी से कम के लेवल का बंदा नहीं होगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी के ऊपर का बंदा होगा और उनके नीचे बहुत सारे अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट आ जाएंगे. 212 सर एसएफआईओ का इन्वेस्टिगेशन. कौन सा इन्वेस्टिगेशन एसएफआईओ करेगा सर? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को जब एक एप्लीकेशन आता है इन्वेस्टिगेशन का, उसको अगर लगता है एसएफआईओ को करना चाहिए तो एसएफआईओ करेगा. वेयर द सीजीज ऑफ द ओपिनियन दैट द अफेयर्स ऑट टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एसएफआईओ बेस्ड ऑन द 4 कंडीशंस. पहले 3 तो वही है सर जो सेक्शन 210 में थे कि भैया आपने रिपोर्ट आई 208 में, या फिर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में. फोर्थ एक नया लाइन आइटम आया, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देन सीजी में बाय ऑर्डर असाइन सच इन्वेस्टिगेशन टू एसएफआईओ एंड एसएफआईओ टू डेसिग्नेट इंस्पेक्टर फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन. ये हो गया सर एसएफआईओ का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगा एसएफआईओ को कि तुम शुरू कर लो और डायरेक्टर एसएफआईओ जो है इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा. अब सर सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं. जब एसएफआईओ का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है ना, कोई भी और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी इस एक्ट के अंडर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी कंटिन्यू या इनिशिएट. अगर चल रहा था तो बंद कर दे और सारे पेपर एसएफआईओ के पास भेज दे, और अगर नहीं शुरू किया है तो अभी शुरू करने का मत सोचना. सर क्या इनकम टैक्स में इन्वेस्टिगेशन चल सकता है? हाँ सर इनकम टैक्स में इन्वेस्टिगेशन चल सकता है, पर सर आईसीआई के एमसीक्यू बुकलेट में एक आंसर दिया हुआ है जिसमें नहीं कर सकता. सर वो आंसर गलत है. सर आप इतने बड़े हो गए आईसीआई के आंसर को गलत बोल रहे हो. नहीं सर गलत है, सही में आप बेरट पढ़ के देख लो. उसके बाद क्या है सर? SFIO to do investigation as per this section and submit report to the CG. SFIO भी इन्वेस्टिगेशन करके CG को रिपोर्ट देगा. सर अब सुनो सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन सेक्शन 447 का जो ऑफेंस होता है ना, वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होता है. और अगर आपको उसमें बेल करवाना है या फिर ओन बॉन्ड पे रिलीज होना है, देन 2 conditions must be satisfied. Public prosecutor is given an opportunity to oppose such application, and where public prosecutor opposes such application, in that case the court is satisfied that the person is not guilty, and not only that he is not guilty, he will not do any crime when he is on आउटसाइड. मतलब क्या सर? वो गिल्टी भी नहीं है और बाहर भी रहेगा तो वो कोई ऑफेंस भी नहीं करेगा, मतलब भागेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, तो उस ग्राउंड पे कोर्ट आपको रिलीज कर सकती है. लेकिन 3 केस में सर स्पेशल कोर्ट अगर डायरेक्ट करेगा तो आपको रिलीज करना पड़ेगा. पहला, अगर 16 साल से कम के एज का है. दूसरा, विमेन है. तीसरा, सिक या फिर इन्फर्म है, तो आपको रिलीज करना पड़ेगा. बट सर स्पेशल कोर्ट ऐसा कब बोलेगा? स्पेशल कोर्ट कब ऑर्डर देगा रिलीज करने के लिए? अगर स्पेशल कोर्ट को एप्लीकेशन किसने दिया है? डायरेक्टर एसएफआईओ ने और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. अब सर अरेस्ट कर सकता है ये एसएफआईओ? बिल्कुल सर. एक ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एसएफआईओ कैन अरेस्ट एनी पर्सन. बट सर इंफॉर्मेशन आपके पास, आपके पोजीशन में इंफॉर्मेशन होना चाहिए और आपके पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव होना चाहिए कि वो बंदा ना फ्रॉड में इन्वॉल्व है. अगर है तो आप उसको अरेस्ट कर लो. जब आप अरेस्ट करने जाओगे ना तो 3 चीजें कर लेना. पहले तो उसको ग्राउंड्स इन्फॉर्म कर देना, क्यों तेरी लग गई भाई, क्योंकि तूने ये चीजें की थी. दूसरा, आप
आप जो अरेस्ट ऑर्डर है अलॉन्ग विद ऑल द मटेरियल डॉक्यूमेंट्स उसको भेज देना एसएफआईओ के ऑफिस में तुरंत। सर एसएफआईओ का ही तो बंदा है ना, एसएफआईओ के ऑफिस में क्यों भेजेगा? अरे भेजेगा ना, उसके ऊपर भी तो बहुत सारे लोग हैं, डायरेक्टर वायरेक्टर। उसके बाद सर तीसरा, जिसको अरेस्ट किया है, विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट टेक हिम टू दी स्पेशल कोर्ट और दी मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और सर ये जो 24 घंटे है ना, इसमें जाने का समय नहीं कवर होगा, टाइम टेकन टू ट्रैवल विल नॉट बी कवर्ड। अब सर एसएफआईओ ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, अरेस्ट वरेस्ट फलाना ढमकाना सब कर लिया, आप क्या करेगा सर? वो रिपोर्ट देगा। दो रिपोर्ट हो सकते हैं सर, इंटरिम रिपोर्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है तो, और फाइनल रिपोर्ट तो उसको देना ही पड़ेगा। अब सर वो रिपोर्ट में वापस लिखेगा क्या इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है? नहीं भाई, इन्वेस्टिगेशन तो उसी ने किया है ना, तो वो रिपोर्ट देगा। सर ये 13 पॉइंट है, इसको नेक्स्ट लाइन में डाल दो। द पर्सन में, अगर किसी को ये कॉपी चाहिए रिपोर्ट की, सर उसको कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई करके नहीं चलेगा, कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट को जब ये रिपोर्ट मिल जाएगा, क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिपोर्ट का? सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिपोर्ट के बेसिस पे प्रोसिक्यूशन ऑर्डर कर देगा। और सर उस रिपोर्ट में अगर ये लिखा हुआ है कि कंपनी के किसी डायरेक्टर की मैनेजरल पर्सन या फिर ऑफिसर ने अनड्यू बेनिफिट या एडवांटेज लिया है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, cash or any other asset, in that case the central government will make an application to the tribunal। सर यहां बीच में कौन आ रहा है? ट्राइब्यूनल आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल को एक एप्लीकेशन देगा कि ट्राइब्यूनल इसने ना चोरी की है कंपनी से, तू ऑर्डर पास कर। दो चीजें लिखना ऑर्डर में, पहला कि जो चोरी की है इसने वापस कर दो, डिस्गॉर्जमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी का एसेट और कैश, एंड दूसरा दैट पर्सन शैल बी हैव अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी। मतलब सर अगर उसने एसेट बेच दिया तो वो पर्सनली लायबल होगा सर अनलिमिटेड एक्सटेंट तक कि हम तुमसे रिकवर कर पाएंगे। उसके बाद सर इसके नीचे एक और प्रोविजन था जो मैंने तुमको क्लास में नहीं बताया सर, शेयरिंग इज केयरिंग। एक लाइन में लिखा है सर, अगर एसएफआईओ का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई सबूत इनकम टैक्स ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब लोगों के पास है, तो वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्फॉर्मेशन आकर के एसएफआईओ को दे दे। और सिमिलरली अगर एसएफआईओ के इन्वेस्टिगेशन में उसको पता चलता है कि भैया कोई तो भी टैक्स का फ्रॉड हुआ है, कोई तो भी टैक्स की चोरी हुई है, तो वो इन्फॉर्मेशन उठा करके वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को दे देगा। शेयरिंग इज केयरिंग सर। सेक्शन 213 हो गया सर, सेक्शन 213 हो गया। 214 और 15, 214 कहता है डिपॉजिट देना पड़ेगा टुवर्ड्स मीटिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कितना डिपॉजिट होगा सर? डिपेंड्स ऑन द टर्नओवर ऑफ द कंपनी एज पर द बैलेंस शीट। होशियारों को देखो, एज पर द बैलेंस शीट कितना होगा सर? अमाउंट 10,000, 15,000, 25,000, 10,000, 15,000, 25,000। टर्नओवर कितना है सर? 0 to 50 करोड़, 50 करोड़ टू 200 करोड़, एंड अबव 200 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है तो इतना आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। सर क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस हो जाएगी? हाँ, अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड हो जाएगी अगर जो आपका इन्वेस्टिगेशन है दैट लेड टू प्रोसिक्यूशन, मतलब आपका एलिगेशन बहुत सही था। 215 क्या है भाई? सिर्फ इंस्पेक्टर जो है ना, सिर्फ इंडिविजुअल होगा, कोई बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म नहीं होगा। 216 इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी। सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीजंस टू डू सो, इट मे अपॉइंट एन इंस्पेक्टर टू ऑर्डर to investigate into the ownership of the company and report to the central government. Sir, what does investigation into ownership means? Identifying the true person who is financially interested in the success or failure of the company, who makes material policy decisions for the company, and who has beneficial interest or is the beneficial owner of the company. Sir 3 point मैंने क्या बोला बोलो? Who is the true person who is financially interested in the ownership of the company, financially interested in the success or failure of the company, who materially influences the policies of the company, and who is beneficial interest or has beneficial owner, is the beneficial owner of the company। वो जानने के लिए सर हम ओनरशिप का इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। और सर इसके लिए सीजी इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा, और जब सीजी इंस्पेक्टर अपॉइंट कर रहा है ना तो वो उसका स्कोप बता देगा कि भैया ये तेरा स्कोप है और ये मैटर में तेरे को इन्वेस्टिगेशन करना है, इससे बाहर नहीं जाना है। सर उसका अगला पॉइंट मैंने आपको क्लास में स्किप करवा दिया। 217 प्रोसीजर पावर एटसेट्रा ऑफ द इंस्पेक्टर, प्रोसीजर पावर एटसेट्रा ऑफ द इंस्पेक्टर। सर अब इंस्पेक्टर अपॉइंट हो गया है तो उसका पावर क्या होगा? सर ये रेपिटेटिव है, थोड़ा सा कुछ चीजें देखो रेपिटेटिव है, कुछ चीजें नहीं है। पहला ड्यूटी ऑफ द कंपनी की ड्यूटी क्या होगी सर? जब उसके पास कोई इंस्पेक्टर का नोटिस आया या कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का नोटिस आया तो उसकी ड्यूटी होगी टू प्रिजर्व एंड प्रोड्यूस ऑल द बुक्स एंड पेपर्स एंड टू प्रोवाइड नेसेसरी असिस्टेंस टू द इंस्पेक्टर। अब सर एक बात बताओ, इंस्पेक्टर को बोला गया था जाके जियो का इन्वेस्टिगेशन कर लेना, क्या वो जियो के साथ साथ जियो के इन्वेस्टिगेशन के अलावा किसी और का भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? सर इन्वेस्टिगेशन का पता नहीं, पर सर वो उनसे बुक्स जरूर मंगवा सकता है। इंस्पेक्टर में रिक्वायर बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अंडर इन्वेस्टिगेशन to furnish such information or produce such document which may be relevant or necessary for investigation। मतलब सर आप इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर सकते लेकिन आप relevant मटेरियल और डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हो। सर अब सर जो बुक्स मंगवाओगे आप कितने समय तक अपनी कस्टडी में रखोगे? फॉर अ पीरियड ऑफ 180 days, and as soon as 180 days get over you will have to return it। सर क्या आप एग्जामिनेशन ऑन ओथ कर सकते हो? एग्जामिनेशन ऑन ओथ, गीता पे कसम हाथ रख के कसम खा के ओथ एग्जामिन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो सर। किसका कर सकते हो? जिससे कंपनी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके ऑफिसर्स और एम्प्लॉय का
तो कर ही सकते हो, लेकिन सर अगर किसी और कंपनी का जिसका इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है या किसी और पर्सन का जिसका इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है उसका भी एग्जामिनेशन ऑन ओथ कर सकते हो। लेकिन सर अगर किसी और का कर रहे हो ना, आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगा, उसके बिना आप नहीं कर सकते। पर सर अगर एसएफआईओ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लगेगा, एसएफआईओ के अप्रूवल से काम चल जाएगा। सर एग्जामिनेशन ऑन ओथ कैसे होता है? आप उसको पर्सनली बुलाओगे, आकर के मेरे सामने स्टेटमेंट दे, वो स्टेटमेंट आप राइट करोगे, उसको रीड ओवर करके साइन करवा लोगे और वो लीगल एविडेंस बन जाएगा। क्या बोला सर मैंने? आप उसको बुलाओगे, उसका स्टेटमेंट लोगे, उसको राइटिंग में लोगे और राइटिंग के बाद एक बार उसको सुनाओगे पढ़ के और उसका साइन लोगे और साइन करने के बाद वो एविडेंस बन जाएगा कोर्ट में प्रोड्यूस करने लायक। सर इंस्पेक्टर के पावर क्या होते हैं? वही AIPO जो अपन ने अभी पढ़ा। सर 2 पेनल्टी, अगर एक डायरेक्टर या ऑफिसर अगर कंप्लायंस नहीं करता है इस पर्टिकुलर प्रोविजन का, तो सर ये आपको क्या पेनल्टी लगेगी? डायरेक्टर या ऑफिसर को जेल हो जाएगी अप टू 2 इयर्स, जेल हो जाएगी अप टू 1 ईयर एंड फाइन 25,000 टू 1 लाख रुपीज, और साथ में सर ऑफिस भी वेकेट हो जाएगा और डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा, सेम एज वाज देयर इन 207। बट सर उसके अलावा अगर कोई और पर्सन है जो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, खुद आ नहीं रहा है, साइन नहीं कर रहा है, इन दैट केस जेल हो जाएगा सर 6 महीने तक एंड फाइन 25,000 टू 1 लाख रुपीज एंड एडिशनल फाइन फॉर एवरी डे इन डिफॉल्ट, आपको 2,000 रुपए पर डे का एडिशनल फाइन भी लगेगा। सर गुड इवनिंग, समझ आ रहा है कि पार जा रहा है? सर बोलो हाँ, बोलो ना हाँ, समझ आ रहा है क्या? सिर्फ एक पूजा है जो जग रही है, बाकी सब सो रहे हो तुम लोग। सुनो 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 ना दोस्तों, सुनो ना सर, छोटे छोटे और पॉइंट्स से खत्म हो गए। सर क्या पॉइंट्स है कि भैया देखो, जब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं ना, उसको किसी ऑफिसर का असिस्टेंस लग सकता है, तो होशियारी मार के ऑफिसर को ये मत बोलना चल मेरे साथ, तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर रेसिप्रोकल अरेंजमेंट क्या होता है? एक हाथ दो एक हाथ लो। सर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था नीरव मोदी का, तो सर अगर बाहर की किसी कोर्ट को इंडिया से कोई डेटा, इंडिया से कोई अगर इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो दैट कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट विल मेक अ रिक्वेस्ट। पहले सर हम बात करते हैं कि अगर प्रोसीजर फॉर सीकिंग हेल्प फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, कंट्री आउटसाइड इंडिया, मतलब सर अगर यहां से बाहर हमको इन्फॉर्मेशन मांगना है तो इंस्पेक्टर विल गो टू कॉम्पिटेंट कोर्ट इन इंडिया, कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ इंडिया विल इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द आउटसाइड कोर्ट एंड दैट आउटसाइड कोर्ट will examine the person, require him to produce documents, record his statement and send all those things over back to India. Now all those things that we received in India will be used as an evidence in the Indian court. Similarly sir, अगर बाहर वालों को इंडिया में information चाहिए, that person will send a letter of request to the central government. Central government will send it to the competent court. The competent court will either himself examine the person or produce the required production of the documents, or it may appoint an inspector who will do the investigation and collect all the documents. Once collected, it will give all the documents to the central government to forward it to the competent court outside India. मतलब जहां से रिक्वेस्ट आया था उसको भेजने के लिए बोल देगा सर यहाँ पे कॉम्पिटेंट कोर्ट की जरूरत होगी, कॉम्पिटेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा। मतलब बाहर वाले आ रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट सामने आ जाएगा, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई परेशानी नहीं करेगा, बोलेगा तुमको जो करने का है करो। सर सेक्शन 218 प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। सर यहाँ इन्वेस्टिगेशन किसका हो रहा है? एम्प्लॉय का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 210, 12, 13, 16, 19, सर यहाँ सारे लोग कवर्ड है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन में या कोई भी पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स में अगर कंपनी को ये लगता है, कंपनी क्या करना चाह रही है, कंपनी बोल रही है हम उस एम्प्लॉय को डिस्चार्ज कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, पनिश करेंगे उसको। पनिश कैसे करेंगे सर? बाय वे ऑफ रिमूवल, रिडक्शन इन रैंक और अदरवाइज, या फिर हम उसके टर्म्स को टू हिज डिसएडवांटेज चेंज कर देंगे। सर क्या 3 पॉइंट है? पहला हमने बोला निकाल देंगे, दूसरा हम बोले पनिश करेंगे। डिस्चार्ज और सस्पेंड, पनिश कैसे करोगे सर? उसको निकाल करके, उसका रैंक कम करके, या फिर कोई भी तरीके से। और तीसरा अगर आप बोल रहे हो कि हम उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को चेंज कर देंगे तो टू हिज डिसएडवांटेज, तो भैया हलवा नहीं है कि कर देगा। बिफोर डूइंग सच यू विल हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल। इफ द ट्रिब्यूनल हैज एनी ऑब्जेक्शन, द ट्रिब्यूनल विल रेज सच ऑब्जेक्शन विद इन 30 days of the receipt of such application. अब सर अगर 30 दिन में ऑब्जेक्शन नहीं आया तो आप बिंदास निकल लो, इट विल बी प्रिज्यूम दैट द एनसीएलटी डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। अब सर अगर 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन आ गया तो कंपनी सोचेगा कि भाई मैं ऑब्जेक्शन से राजी हूं कि नहीं हूं। अगर ऑब्जेक्शन से वो राजी होगा तो एंड ऑफ मैटर सर, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन से राजी नहीं होगा तो ही कैन फाइल एन अपील विद द एनसीएलटी विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ सच ऑब्जेक्शन। लेकिन सर अगर एनसीएलटी का जो ऑर्डर होगा ना वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, उसके ऊपर तुम नहीं जा सकते। एनसीएलटी ने एक बार कह दिया सो कह दिया। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 17 है ना स्टूडेंट्स, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो क्वेश्चन नंबर 17 प्लीज सॉल्व कर लेना क्वेश्चन बैंक का। सर सेक्शन 219 क्या होता है सर? पावर ऑफ द इंस्पेक्टर टू कंडक्ट
एक सेकंड मेरे को हकला लेने दो तुम पहले। टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इन एनी ऑफ एनी रिलेटेड कंपनी। सर क्या आप, मैं नहीं झुकेगा। अरे भाई रुक जाना भाई, रुक जाओ, सुनो। Section 219 power of the inspector to conduct an investigation into affairs of any other body corporate, related body corporate। मतलब सर अगर एक कंपनी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या आप दूसरे कंपनी में भी हाथ पैर मार सकते हो? आप बिल्कुल हाथ पैर मार सकते हो सर, लेकिन ये पांचों में से कोई कंडीशन में मीट होना चाहिए। इफ द इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर 210, 12 और 13, 16 नहीं है सर, देन और अगर उसको लगता है कि जरूरी है कि हम किसी और कंपनी के अफेयर को भी इन्वेस्टिगेट करें, तो सर उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। किसका प्रायर अप्रूवल दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सर स्पेशल कोर्ट का प्रायर अप्रूवल कहां था? सर्च एंड सीजर के केस में। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, और प्रायर अप्रूवल लेकर के आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, लेकिन हर कंपनी का नहीं सर, सिर्फ ये स्पेसिफिक बॉडी कॉर्पोरेट्स का। कौन से स्पेसिफिक बॉडी कॉर्पोरेट? अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज और हैज बीन योर कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। दूसरा, अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज और हैज बीन मैनेज्ड बाय अ मैनेजिंग डायरेक्टर हु इज और वाज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ द कंपनी। अपन ने समझा था सर, पुराना नया आगे का सब 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 सारे मैनेजिंग डायरेक्टर की कंपनीज कवर हो जाएंगे। तीसरा, बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट्स ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अकस्टम्ड टू एक्ट एज पर डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी। मतलब सर वो कंपनी जिन पे हमारा पावर है, जिनको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो सारे बॉडी कॉर्पोरेट का क्या होगा? वो सारी बॉडी कॉर्पोरेट का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। और एनी पर्सन हु इज और वाज मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इनका भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है सर। 219 हो गया। अब 220 सर्च एंड सीजर। क्या बात कर रहे हो सर? सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय इंस्पेक्टर। अभी तो हमने सर्च एंड सीजर पढ़ा ना सर। सोचो क्या डिफरेंस है दोनों में। ये सर्च एंड सीजर कौन कर रहा है सर? इंस्पेक्टर कर रहा है। अगर उसको ही इज ऑफ द रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, इन लोगों का जो बुक्स और पेपर्स है ना, वो डैम एफएस हो जाएगा, तो आप सर्च एंड सीजर कर सकते हो सर। अभी भी नहीं समझा फर्क क्या है? वो इंस्पेक्शन और इंक्वायरी वाला इंस्पेक्शन सर्च था, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वाला सर्च है। वहां प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल स्पेशल कोर्ट लग रहा था, यहाँ कोई प्रायर अप्रूवल नहीं है। आप बिना प्रायर अप्रूवल के एंटर कर लो, सर्च कर लो और सीज कर लो। सर जब सीज करोगे कितने समय के लिए रखोगे? 180 डेज के लिए। फर्दर 180 डेज के लिए मंगवा सकते हो? नहीं सर आप जब सर्च एंड सीजर करोगे तो आप उसको एंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन तक रखोगे, 180 डेज नहीं। और जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगा तो वापस कर देना। वापस मंगवाने का कोई प्रोविजन नहीं है। और सर आप रिटर्न करने के पहले कॉपीज ले सकते हो और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी प्लेस कर सकते हो। सर सेक्शन 221 फ्रीजिंग ऑफ असेट्स, सेक्शन 222 फ्रीजिंग ऑफ काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। सर फ्रीजिंग ऑफ असेट्स ऑफ द कंपनी। सर अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि भैया ये जो कंपनी है ना, ये अपने असेट्स को, प्रॉपर्टीज को डिस्पोज ऑफ कर देगी, रिमूव कर देगी, या फिर इस तरीके से ट्रांसफर कर देगी कि वो शेयर होल्डर के फेवर में नहीं होगा, तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। क्या लिखा है सर? ट्राइब्यूनल को क्यों ऐसा लग रहा है? 5 केसेस हो सकते हैं सर। ट्राइब्यूनल को क्यों ऐसा लग रहा है? ऑन अ रेफरेंस मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे हैं, ऑन एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, ऑन ए कंप्लेंट बाय द मेंबर्स अंडर सेक्शन 244 subsection 1, on a complaint by the creditors having more than 1 lakh rupees outstanding or any person having a reasonable ground to believe, अगर उसको लगता है कि removal, disposal or transfer of any funds, assets or property of the company is likely to take place which is prejudicial to the interest of the company or the shareholder। मतलब सर इन लोग के इंटरेस्ट के प्रेजुडिशियल में अगर ट्रांसफर होगा तो सर ट्राइब्यूनल क्या ऑर्डर पास करेगा कि भैया ये ट्रांसफर नहीं होगा जब तक हम बोल रहे हैं, और जो पीरियड आप बोलोगे ना वो 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। सच ट्रांसफर शेल नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years as may be specified। या फिर तुम ये बोल दो कि स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस का सेटिस्फाई करने के बाद तुम इसको ट्रांसफर कर सकते हो। सर पेनल्टी मुबारक हो, आप पढ़ लो। सर सेक्शन 222 सर Amazon वर्सेस फ्यूचर वाला अमेजिंग केस, इंपोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ सिक्योरिटीज। अगर ट्राइब्यूनल को ये लगता है कि इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन अंडर 216 या फिर कोई भी और कारण से अगर ट्राइब्यूनल को ये लगता है कि कोई एप्लीकेशन आया है किसी पर्सन से और उसके वजह से ट्राइब्यूनल को ये लगता है कि भाई there is a good reason to find out the relevant facts about the issue of any securities, and such facts cannot be found out without imposing reasonable restriction on the securities of the company। क्या ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ना, इसका फैक्ट जानने के लिए बहुत जरूरी है, और जानने के लिए ये जरूरी है कि हम इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे ना तो हम जान नहीं पाएंगे। सर आप क्या बोल रहे हो? नींद पूरी नहीं हुई है आपकी? सुनो सर, मैं बोल रहा हूँ देयर इज अ गुड रीजन कि हमको ये जानना है कि क्यों ट्रांजैक्शन हो रहा है, और वो ट्रांजैक्शन के बारे में तुम तब तक नहीं जान सकते जब तक तुम रेस्ट्रिक्शन नहीं इंपोज करोगे। तो इन दैट केस सर द ट्राइब्यूनल में बाय ऑर्डर इंपोज रेस्ट्रिक्शन ऑन सच सिक्योरिटीज अगेन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। सर 3 साल से ज्यादा की बात मत करना। अगर उस समय आपने ट्रांसफर किया, कॉन्ट्रावेंशन किया, तो कंपनी को 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का डिफॉल्ट पेनल्टी लगेगा, ओआईडी को जेल अप टू 6 months एंड फाइन 25,000 to 5 lakh rupees और बोथ। ठीक है,
ओके सर, ओके सर। सर 223 इंस्पेक्टर रिपोर्ट क्या होता है सर? सिमिलर टू व्हाट वी रेड फॉर एसएफआईओ, इंस्पेक्टर रिपोर्ट क्या होता है सर? जो इंस्पेक्टर है वो एक इंटरिम रिपोर्ट बना के सीजी को देगा, अगर सीजी ने बोला है, नहीं तो एक फाइनल रिपोर्ट तो देगा ही। ये रिपोर्ट राइटिंग में होना चाहिए। क्या ये रिपोर्ट का मेरे को कॉपी मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दोगे तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। सर एसएफआईओ का रिपोर्ट कैसे मिलता है? कोर्ट को एप्लीकेशन देने पे, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और ये जो रिपोर्ट है ना, ये ऑथेंटिकेट होगा कैसे सर? ईदर बाय सील ऑफ द कंपनी और बाय द सर्टिफिकेट ऑफ द पब्लिक ऑफिसर। सर सेक्शन 224 और 225 अपन ने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अब हल्के में समझा रहा हूं, सुन लो, क्योंकि इतना एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर सुनो, 223-24 क्या है? जब इंस्पेक्टर का रिपोर्ट आ जाएगा तो उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगा? क्या एक्शन लेगा सर? जब सीजी का रिपोर्ट आ जाएगा, इंस्पेक्टर का रिपोर्ट आ जाएगा, तो सीजी क्या करेगा? डिपेंड करता है सर। अगर रिपोर्ट में लिखा है कि कोई ऐसा ऑफिसर या डायरेक्टर का है कंपनी का जो गिल्टी ऑफ ऑफेंस है, जो क्रिमिनली लायबल है, मतलब सर उसको पनिशमेंट होनी चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन शुरू कर देगा। और सारे ऑफिसर की और कंपनी की ड्यूटी होगी कि उनको सपोर्ट करे वो प्रोसिक्यूशन में। दूसरा सर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि कंपनी शुड बी वाउंड अप एंड इट इज एक्सपीडियंट टू डू सो, मतलब जल्दी जल्दी वाइंड अप कर देना चाहिए, तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन देगा ट्राइब्यूनल को। पहला एप्लीकेशन दे सकता है कि वाइंडिंग अप कर दो भैया, इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाइंड अप, सो वाइंडिंग अप कर दो। दूसरा ये बोल सकता है 241 के अगेंस्ट, जो ऑपरेशन वाला केस होता है, उसके अगेंस्ट भी एप्लीकेशन दे सकता है। और तीसरा सर, दोनों ही एप्लीकेशन दे देगा। अब सर तीसरा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी को ऐसा कोई केस शुरू करना चाहिए अपने डायरेक्टर्स, मैनेजरियल पर्सन के अगेंस्ट फॉर रिकवरी ऑफ सम मनी, पर कंपनी वो केस शुरू नहीं कर रही है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? प्रोसीडिंग्स ऑट टू बी बॉट बाय कंपनी इन्वेस्टिगेटेड फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड और प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, देन सीजी विल मे इटसेल्फ ब्रिंग सच प्रोसीडिंग्स इन द नेम ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब सर आप इनिशिएट कर दो प्रोसीडिंग्स और हम आपको इंडेमनिफाई कर देंगे जो भी आपका खर्चा हुआ उसके लिए। सर ये सेम पॉइंट है कि अगर फ्रॉड है, मतलब पता चलता है रिपोर्ट से कि कोई फ्रॉड हुआ है, तो इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देगा कि भैया डिस्गॉर्ज कर लो और उनको अनलिमिटेड लाइबिलिटी में डाल दो, जो अपन ने अभी पढ़ा। सर अब सिंपल सा सवाल है, एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा इन्वेस्टिगेशन का? सर देखो, अगर इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन में लीड किया है, तो बंदा जिसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन हुआ, जो भी ऑर्डर पास किया गवर्नमेंट ने, उस कोर्ट ने, उस हिसाब से एक्सपेंसेस बेयर हो जाएंगे। लेकिन सर अगर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, तो जो कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर जिनका भी नाम रिपोर्ट में आ रहा है, या फिर सर जो एप्लीकेंट था इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए, ये दोनों करेंगे सर पैसा पे इन द रेशियो एज मे बी डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर कौन एक्सपेंसेस बेयर करेगा? अगर प्रोसिक्यूशन हुआ है तो जिसके नाम पे ऑर्डर पास हो गया, और अगर प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है तो जिसने इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाया था और जो सारे लोग ये इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हैं। अब सर अगर एक कंपनी का वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रहा है तो उसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इन्वेस्टिगेशन ज्यों की त्यों चलेगी। सर सेक्शन 227 वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल एडवाइजर और बैंकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर हेडर है कि लीगल एंड एडवाइजर एंड बैंकर्स नॉट टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, बट सर लॉ क्या कहता है कि भैया ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी, इंस्पेक्टर, तुम में से कोई भी ना लीगल एडवाइजर से और बैंकर से कुछ चीज़ें नहीं निकलवा सकते। जैसे कि क्या सर? लीगल एडवाइजर से तो तुम कुछ भी नहीं निकलवा सकते एक्सेप्ट फॉर द नेम एंड एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी हुज इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। आप नाम और एड्रेस निकलवा सकते हो लीगल एडवाइजर से। दूसरा, बैंकर से आप कुछ भी नहीं निकलवा सकते किसी और कंपनी का जिसका इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है। जिस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना, उसका आप डेटा निकलवा सकते हो। कैसे पता सर? बाय बैंकर्स ऑफ एनी कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट और अदर पर्सन ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन एज टू अफेयर्स ऑफ एनी कस्टमर्स अदर देन सच बॉडी कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब आप किसी का भी नहीं निकलवा सकते एक्सेप्ट फॉर जस्ट सच बॉडी कॉर्पोरेट। सर लीगल एडवाइजर का के पास नाम और एड्रेस निकलवा सकते हो सर, लेकिन बैंकर के पास उस बॉडी कॉर्पोरेट से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो। ये प्रोविजन जितने भी हैं एज इज अप्लाई होंगे फॉरेन कंपनीज को। और सर अगर आप फॉल्स स्टेटमेंट, म्यूटिलेशन या डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लायबल हो, तो आपको क्या माना जाएगा? आपको सेक्शन 447 के अंडर फ्रॉड माना जाएगा। सर क्या आपको मेरी बात समझ आई? क्या आपको रिविजन समझ आया? बोलो ना, रिवीजन समझ आया? ठीक है सर, ग्रेट, समझ आया सर। ऑल राइट, चलो गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन बिकॉज दैट इज हाउ यूट्यूब कंसिडर्स द, यूट्यूब का एल्गोरिदम है ताकि मेरी रीच बढ़े। और प्लीज 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 कमेंट में बताओ कि आपको समझ आया कि नहीं आया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, डू क्लिक ऑन द लाइक बटन। बाय बाय, हैव अ गुड डे।